हेलो एवरीवन, वेलकम टू VSP ऑनलाइन क्लासेज। ये इस चैनल के मेंटर्स हैं जिनकी वीडियोज आपको इस चैनल पे मिलेंगी। ये चैनल आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और हमारा आज का टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल विरोधी कानून। यह एक छोटा बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। गाइज, हम सभी जानते हैं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि मूल संविधान, तब इसमें 8 शेड्यूल यानी 8 अनुसूचियाँ थी। पर अभी वर्तमान में हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स हैं, यानी कि 4 शेड्यूल्स को बाद में ऐड किया गया है। गाइज, 9th शेड्यूल यानी 8 तो पहले से था, जो 9th शेड्यूल जिसमें लैंड रिफॉर्म बिल की बात की गई है, इसे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1952 यानी पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1952 में जो किया गया था, इसके द्वारा इस शेड्यूल को ऐड किया गया था। और जो हमारा 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल जो हमें एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है, यानी कि जो हमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताता है, वो शेड्यूल 10 में है। और शेड्यूल 10 को जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 हुआ था, उसके द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ अब हमें क्लियर हो गया होगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून हमारे संविधान के 10वें अनुसूची में है। नाउ अब क्वेश्चन ये आना चाहिए माइंड में कि एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। गाइज, ये 10वीं अनुसूची दल बदल क्या है और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी प्रावधानों को परिभाषित करता है। इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ और पद के लालच में दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार देना, यानी कि लालच में आकर या फिर किसी भी तरह से कोई सदस्य अपने पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता है तो उसको अयोग्य इस आधार पे करार दिया जा सकता है, ताकि संसद की स्थिरता बनी रहे। दल बदल करने वाले जनप्रतिनिधियों को अयोग्य करार घोषित करने का अधिकार उस सदन के अध्यक्ष या सभापति का होता है। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि इनके क्या पावर्स होते हैं, स्पीकर और चेयरमैन के क्या पावर होते हैं रिगार्डिंग दल बदल विरोधी कानून, और ये किस तरह से डिसीजन लेते हैं किसी भी सदस्य को अयोग्य करार करने में। चलिए इनकी पावर्स को देखते हैं। तो दल बदल करने वाले सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार लोकसभा में स्पीकर को और राज्यसभा में चेयरमैन को होता है। अब पहले क्या होता था कि 1992 से पहले स्पीकर या चेयरमैन के इस डिसीजन को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था। बट 1992 के किहोटो हुलहान केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा कि इस तरह के डिसीजंस को, यानी इस तरह के डिसीजंस जो स्पीकर और चेयरमैन के होते हैं, इनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, यानी इस डिसीजन की न्यायिक पुनरावलोकन की जा सकती है और उनके डिसीजन की फिर से जांच की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया था। अब देखते हैं कि किस आधार पे, किस बेसिस पे इनको अयोग्य करार घोषित किया जाता है। तो इस कानून के तहत किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है अगर उसमें से, जो मैं बोल रहा हूँ, इनमें से कोई भी एक रीजन हो तो अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि एक निर्वाचित सदस्य है, इलेक्टेड मेंबर है, वो अपनी इच्छा से पार्टी से रिजाइन कर दे तो वो अयोग्य घोषित हो सकता है। यदि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो अयोग्य घोषित हो सकता है।
यदि किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट, यानी पार्टी का जो पक्ष है उसके विपरीत में वोट डालता है, इसको व्हिप के विरोध में करना, वोटिंग करना कहते हैं, तो अगर ऐसा करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है तो अगर चाहे तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। फिर एक और पॉइंट आता है कि 6 महीने की समाप्ति के बाद यदि कोई नॉमिनेटेड सदस्य, ध्यान दीजिएगा, नॉमिनेटेड सदस्य अगर किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो भी उसको अयोग्य करार दिया जा सकता है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी अपवाद है इसके कुछ, उनको देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्पीकर या चेयरमैन के रूप में चुना जाता है और तब वह अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकता है, और जब वह पद छोड़ता है तो फिर से पार्टी में शामिल हो सकता है, इस तरह के मामले में उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि सपोज कि कोई मेंबर है और वो स्पीकर बन गया, स्पीकर के लिए उसका चुनाव हुआ, तो वो अपने पार्टी से रिजाइन कर सकता है, बट उसको उस टाइम पे अयोग्य करार नहीं दिया जाएगा, और वो फिर जब अपना पोस्ट स्पीकर का छोड़ेगा तो फिर से अपना पार्टी ज्वाइन कर सकता है, उसको ये अधिकार होता है। तो ये एक्सेप्शन है, आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी सभी के लिए नहीं होता है, ये बस स्पीकर और चेयरमैन के लिए होता है। फिर एक एक्सेप्शन और है कि यदि किसी पार्टी के 1/3 विधायकों ने विलय के पक्ष में मतदान किया है तो उस पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय किया जा सकता है। यानी कि एक पार्टी है, उसके 1/3 मेंबर अगर ये कहे कि नहीं हम दूसरे पार्टी में मिलेंगे, तो वो विलय किया जा सकता है और उन लोगों को अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है। ऐसा प्रावधान था पहले। बट अब इस तरह के जो अपवाद थे, इसका प्रभाव यह हुआ कि पहले जहाँ इंडिविजुअल रूप से दल बदल होता था, अब सामूहिक रूप से होने लगा। यानी कि अब तो सामूहिक रूप से कह दिया गया था कि 1/3 बहुमत से अगर कोई पार्टी विलय के पक्ष में अगर वोट करती है तो वो विलय की मंजूरी मिलेगी उसको। तो इस तरह से अब इंडिविजुअली एक पार्टी से दूसरे पार्टी में दल बदल न करके लोग सामूहिक रूप से दल बदल कर रहे थे। तो इसलिए वर्ष 2003 में संसद को 91 अमेंडमेंट एक्ट यानी 91वां संविधानिक संशोधन अधिनियम करना पड़ा, जिसमें इंडिविजुअल से नहीं बल्कि सामूहिक जो दल बदल था उसको असंवैधानिक करार कर दिया गया था। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट, ये याद रखेंगे, इसके द्वारा ही 2003 में हुआ था ये, इसके द्वारा सामूहिक दल बदल को भी असंवैधानिक करार किया गया था। सो गाइज, इस तरह से ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।